काम जब करो तो लगन से करो और किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने को लिए, अपनी संतुष्टि के लिए काम करो कि इस काम का पार्टी को फायदा है या नहीं है। ये लेसन नंबर 1 है। दूसरी बात यह है कि बहुत आशा ना करो। मेरे से देखो आप, मैं 1977 के अंदर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना। उसके बाद मेरे को पहली टिकट मिली 1996 में। कितने साल के बाद बताओ, कितने साल के बाद मिली? जोर से बोलो। 19 साल के बाद मिली। रामचंद्र जी का वनवास कितने साल में खत्म हुआ था? उनका वनवास 14 साल में, मेरे को 19 साल के बाद मिली। ना मैंने मांगी, ना मैंने किसी को दी, पर क्या मैंने काम करना बंद कर दिया था? मेरे को टिकट मिली 1996 में, सदर से मिली टिकट। मैंने जगदीश टाइगर को हराया। उसके बाद पार्टी ने मुझे चांदनी चौक भेज दिया कि जाइए चांदनी चौक से लड़िए। चांदनी चौक बड़ी खतरनाक सीट थी। क्या मैंने मना कर दिया पार्टी को कि मैं चांदनी चौक से नहीं लड़ूंगा, या अखबारों के अंदर बयान दे दिए कि भैया आपने मेरी जीती जिताई सीट को चांदनी चौक में दिया? मेरे को पार्टी ने जहां दिया, मैंने वहां काम करना शुरू कर दिया जाके। इसलिए दोस्तों, दूसरा लेसन यह है, अनुशासन होना बहुत जरूरी है। राजनीति 2 और 2 4 नहीं है। जो लोग सोचते हैं राजनीति 2 और 2 4 है, नहीं है, वो नहीं है। अफसर आते हैं, आपको अफसर को ग्रैब करना है। आप जानते हो, पहली जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पहली बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने सिर्फ एक आवाज उठाई थी कि जिस दिन बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी 2013 के अंदर, हम बिजली के दामों को 30% तक घटा देंगे। और इस बात की हमने घोषणा बड़े जोर से करी थी। 30% दाम घटा देंगे। और उसको अखबार वालों ने, उसको अपोजिशन ने, उसको गवर्नमेंट ने बड़ा सीरियसली लिया था। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं अपने बारे में ये कह सकता हूं कि मेरे अंदर वो उत्साह है कि जो करके दिखा सकते हैं। आपको मालूम है, इस देश के अंदर लॉटरी लाखों लोगों को बर्बाद करती थी। मकान बेचते थे, आभूषण बेचते थे, दुकान बेच देते थे लॉटरी के लिए। लाखों लोग बर्बाद हो रहे थे। उस लॉटरी को बंद कराने वाला कोई नहीं, आपके सहयोग से उसको बंद करवाने वाला आपका छोटा भाई विजय गोयल था, जिसने लॉटरी को बंद करा दिया। उससे मेरे को एक उत्साह मिला इस बात के लिए कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? हिम्मत से एक पत्थर तो उछालो यार। आप भी किसी भी चीज को मन से करेंगे, वो काम पूरा हो सकता है। दोस्तों, जब मैंने कहा कि मैं बिजली के दाम 30% हम कम करा सकते हैं बीजेपी, वो 2 कारणों से कहा। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं ताकि आपके पास मैसेज जाए और ताकि आप लोग ये ना समझे कि हम केवल भाषण दे रहे हैं जाके। ये दिल्ली सरकार भी उन टिप्स को ले तो करा सकती है। जिस समय 2002 के अंदर बिजली कंपनियां आई थी, उस समय उनको ये कहा गया था कि सारी बिजली कंपनियां पूरी दिल्ली के अंदर बिजली देंगी। यानी कि आपको रिलायंस से लेनी है तो रिलायंस से लीजिए, और दूसरी कंपनी का क्या नाम है? जोर से बोला करो यार। टाटा से लेनी है तो टाटा से लीजिए। और जैसे मोबाइल की आप सर्विस लेते हैं, एयरटेल से लें, वोडाफोन से लें, तो उनके कंपटीशन में रेट आप आगे हैं 1 रुपया पर मिनट, या पता नहीं 30 सेकंड पर मिनट रेट आ गया। उसी तरीके से इन कंपनियों के भी रेट कंपटीशन में कम आ जाते हैं। पर इन्होंने क्या किया? आधी दिल्ली एक की मोनोपोली, आधी दिल्ली दूसरी बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर भी इस समय, मुंबई के अंदर आपकी मर्जी होती है, किसी भी कंपनी से आप बिजली लें, और एक कंपनी आपको क्वालिटी बिजली नहीं दे रही, सस्ती बिजली नहीं दे रही, तो लाखों लोग स्विच कर जाते हैं दूसरी कंपनी के ऊपर। तो अगर उनमें कंपटीशन होगा, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, हम तो ग्लोबल टेंडर कर देंगे कि भाई ये बिजली कंपनियां आज 5 रुपए 50 पैसे के अंदर बिजली दे रही है, तो आप आइए और आप बताइए आपका टेंडर कितने का होगा, कितने का टेंडर आप करते हैं। तो आप देखेंगे ग्लोबल टेंडर करने के बाद इनके रेट कम आ जाएंगे। तीसरा, ये कंपनियां 17% मुनाफा लेती हैं, चाहे काम करें नहीं करें, वो चोरी रोकें नहीं रोकें, कुछ भी ना निकम्मापन करें, तो भी इनको 17% प्रॉफिट दे रखी है सरकार ने। उसके ऊपर जब डीआरसी इनके कंपनी के दाम बढ़ाती है, वो इनकी बैलेंस शीट देती है, और इसकी बैलेंस शीट के अंदर वो जानबूझकर नुकसान देते हैं। वो जानबूझकर नुकसान देते हैं बैलेंस शीटों के अंदर। क्यों नुकसान देते हैं? ताकि वो रेट आपके बढ़ा सकें। एक बैलेंस शीट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जाती है, वो अलग, एक जाती है इनकम टैक्स में प्रॉफिट की अलग, और एक डीआरसी के अंदर जाती है नुकसान की, वो अलग। जब हमने इन सबको ग्रिल किया कि ये 3-3 बैलेंस शीटें आप देख रहे हो, तो कहते हैं गोयल साहब हम जांच करेंगे। हम आएंगे तो जो बैलेंस शीट्स हैं उनको चेक करेंगे, हम इनका सीएजी ऑडिट कराएंगे, हम इनको आरटीआई के अंदर लाएंगे, उसके बाद ये कंपनियां बेईमानियां नहीं कर सकती। आपको मालूम है 49% की भागीदार दिल्ली की सरकार। 4 फ्लैटों में 4 मीटर लगने चाहिए, 4 मीटर में 4 न्यूट्रल लगने चाहिए। ये 1 न्यूट्रल लगा देते हैं 4 मीटरों के अंदर। वो न्यूट्रल लगाने की जिम्मेदारी जो है इन कंपनियों की है, किंतु ये कहते हैं कंज्यूमर की, गलत, इन कंपनियों की है। वो जब 1 न्यूट्रल 4 मीटरों में जाता है, तो आपका बिजली का बिल, दूसरे का बिजली का बिल आपके बिजली के बिल के अंदर जुड़ जाता है, आपका जुड़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
जो हम ठीक कर सकते हैं। ये लोग ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने कहा है जिस दिन चाहे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हमारे पर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बहस कर ले, हम उनको चुनौती देते हैं कि हम 30% दाम को कम करा के भारतीय जनता पार्टी दिखा सकती है। वो जिस फर्जी प्लेटफॉर्म पे, टेलीविजन के चैनल पे हमसे बहस कर सकती है। दूसरा इशू पानी का बहुत बड़ा है। ये जो पानी का मुद्दा है ये बहुत बड़ा है। आपको मालूम होगा कि सरकार बताती है कि दिल्ली के अंदर पानी कितने एमजीडी है। कौन बताएगा आप में से? दिल्ली के अंदर सरकार के हिसाब से पानी कितने एमजीडी है बताओ? कितना कितना बोल रहे हैं? 850 एमजीडी है। बिल्कुल ठीक है, ताली बजा दीजिए इनके लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं। 850 एमजीडी पानी है और दिल्ली सरकार कहती है कि पानी दिल्ली में चाहिए 1150 एमजीडी। गलत, झूठ, बेईमानी। दिल्ली के अंदर अगर जनसंख्या लगा ले तो कितनी जनसंख्या दिल्ली की? कौन बताएगा आप में से? बोलो बोलो भाई। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 180, 170। मैं ऑप्शन थोड़ी कर रहा हूं, आप बढ़ाते जा रहे हो जाके। दिल्ली की जनसंख्या को मैं 2 करोड़ पकड़ रहा हूं ताकि सरकार भी सुन ले। 2 करोड़ जनता को अगर हम हिसाब लगाएं, उसको 15 बाल्टी पानी चाहिए रोज की। अगर 15 बाल्टी के पानी के हिसाब से हम पानी को जोड़ लें तो 650 एमजीडी बनता है। और दिल्ली की सरकार के पास कितना पैसा है, कितना पानी है? 800, 850 एमजीडी पानी है। 200 एमजीडी पानी अभी भी बचता है। 100 एमजीडी पानी रिसाव में चला जाए, गार्डन में चले जाए, बाग में चले जाए, लीकेज हो जाए, उसके लिए मैं छोड़ देता हूं जाकर। उसके बाद दिल्ली की सरकार ये बता दे पानी की शॉर्टेज कहां है। असल दिल्ली की जो प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रीब्यूशन की है। जहां इन्होंने अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे हैं वहां पर पानी ज्यादा मात्रा के अंदर है, उतना पानी चाहिए नहीं। किंतु जहां जमुना पार या कहीं दूसरी जगह पे पानी चाहिए वहां प्लांट नहीं लगा रखा, वहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन नहीं डाल रखी, इसलिए उस पानी को यहां से ट्रांसफर नहीं किया जाता। अगर ये पानी को कल को प्राइवेटाइज भी करेंगे तो वो कंपनियां भी डिस्ट्रीब्यूशन ही ठीक करने वाली हैं, कुछ और ठीक नहीं करने वाली। सारे देशों के अंदर 5-7% लीकेज है। मेरे देश के अंदर 30% तक पानी की लीकेज हो रही है, साफ पानी की। पानी कहां से पूरा होगा? मुनक नहर पे 3000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया आपने, वो मुनक नहर आज तक चालू नहीं होती। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, उसके बाद भी ये सरकार मुनक नहर को चालू नहीं कर रही है आपसी झगड़ों के कारण। उस मुनक नहर के चालू करने के बाद कम से कम 20% पानी की बचत होती है। 20% पानी दिल्ली को फालतू मिल सकता है, पर हुडा दिल्ली को प्यासा मार रहे हैं और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को कोई चिंता नहीं है। ये 2 इश्यू बताए हमने। मुख्यमंत्री कहती हैं दिल्ली के अंदर हर आदमी असुरक्षित है, तो हम कहते हैं कैसे असुरक्षित है? कह लेंगे मैं तो कह रही हूं मेरी बेटी भी असुरक्षित है। ये कहकर मुख्यमंत्री ने सारी दिल्ली को डरा दिया। सब लोगों की बहू, बेटियां, माताएं घरों में रहती हैं 6 बजे के बाद। विदेशों में ये कहा जाता है कि आपको हम बता रहे हैं, आप अगर टूरिज्म पे जा रहे हैं इंडिया के, तो दिल्ली के अंदर अगर जाएं तो 6 बजे के बाद घर से ना निकले। लंदन की, पेरिस की, फ्रांस की, किसी की भी बुक उठा के देख लेना, जो आइटनरी होती है उसमें लिखा होता है 6 बजे के बाद दिल्ली से बात न निकली। इस तरह की दिल्ली की सुरक्षा की जाती है, इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया। आप पुलिस कमिश्नर को विधानसभा में तो बुला सकती हैं, आप पुलिस अफसरों को वहां तो सम्मान कर सकती हैं, किंतु जब आपकी जिम्मेदारी आती है तो उस जिम्मेदारी को टालने के लिए आप कहती हैं पुलिस हमारे अंडर नहीं है। जाके पुलिस दिल्ली को मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉब्लम तो तब आएगी जब उनकी केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं। मैं दोस्तों छोटा कर रहा हूं अपनी बात को। 40 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं इस दिल्ली के अंदर, जो कैपिटल है भारत की। 30 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो कैपिटल है दिल्ली भारत की। 10 लाख लोग स्लम के अंदर रहते हैं, जो दिल्ली है कैपिटल भारत की। 5 लाख लोग सड़कों के ऊपर पड़े रहते हैं जाकर। ये दिल्ली पेरिस बन गई। जिस पेरिस की बात करते हो वो एनडीएमसी का एरिया है, उसमें भी सारा कनॉट प्लेस खुदा पड़ा है। 80% लोगों को दिल्ली के अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। बेवकूफ बनाती रहते हैं दिल्ली की सरकार, कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आके। अनाधिकृत कॉलोनियों को कह दिया प्रोविजनल सर्टिफिकेट देंगे, लॉलीपॉप दे दिया उनको लोगों को, वोट बटोर नहीं उनसे। राजीव रतन आवास योजना के अंदर 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, गरीब आदमियों ने 100-100 रुपए के फॉर्म भरे, ये कहकर कि मैं तुमको फ्लैट दूंगी। एक भी आदमी को फ्लैट नहीं दिया। जेएनआरयू स्कीम के अंदर इन्होंने कहा 40,000 आपको फ्लैट दे देंगे, 190 सिर्फ इन्होंने मुश्किल से जाकर उसके अंदर फ्लैट दिए।
सीएजी की रिपोर्ट उठा के देख ली अस्पतालों के अंदर कहते हैं, सरकारी अस्पतालों में सीएजी की रिपोर्ट कहती है ना डॉक्टर है, ना नर्सें हैं, ना इमरजेंसी सर्विस है, ना मेडिकल कैंप है, और जो एम्बुलेंसेज है उसमें डॉक्टर अपने परिवारों को और बच्चों को घुमाने के अंदर लगे हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विजय गोयल नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट्स कह रही है। आज दिल्ली के अंदर मैं ये घोषणा करना चाहता हूं, आज दिल्ली के अंदर कोई ऐसा कॉर्पोरेशन के अंदर अफसर नहीं होगा जो हमारे किसी कार्यकर्ता की बिल्डिंग के ऊपर आंख उठा के देख लेगा या उसको तोड़ने भी आएगा। पर तो इसका मतलब ये नहीं अनऑथराइज बनाना शुरू कर देना, आप जाके अनऑथराइज मत बनाना शुरू कर देना, पहले बता रहा हूं। आज हमारे कार्यकर्ता को कोई पुलिस का आदमी हाथ नहीं लगा सकता, और ये मैं सिर्फ पुलिस और कमिश्नर की बात नहीं कर रहा, दिल्ली सरकार के अंदर आप में से किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई आंच आ जाए, समझ लेना भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके लिए आगे खड़े हो जाएंगे। विजय गोयल के दरवाजे अपने कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे खुले हैं, आधी रात को आओगे तो आधी रात को आपके लिए काम करेंगे। वो बैठी है मनमोहन सेन वहां पर, देखिए वो बैठी है, उसके चेहरे पर मेरे को देखकर प्रसन्नता आ जाती है। इसलिए नहीं प्रसन्नता आ जाती है कि मेरा चेहरा कोई बहुत अच्छा है, इसलिए प्रसन्नता आ जाती है कि एक बार वो बेचारी संकट में आ गई, उसके संकट में आने के बाद मैंने उसको अनएक्सपेक्टेड हेल्प कर दी, और वो कोई बड़ी हेल्प नहीं थी, किंतु उसको ये नहीं लगता था कि कोई आदमी उसके लिए आएगा और उसकी हेल्प करेगा। आज भी मैं देखता हूं उसके चेहरे के ऊपर रौनक आ जाती है जब मैं आता हूं। आप भी जब लोगों की हेल्प करोगे, मदद करोगे, तो आपके चेहरों के ऊपर भी, तो आप समझ लीजिए आप हेल्प करोगे तो सामने वाला देखकर आपको खुश होगा। जानते हो बिजली का सबसे बड़ा कारण क्या है? बिजली के बिल जो ज्यादा आते हैं उसके बारे में लोग विरोध क्यों नहीं करते सड़कों पे? कौन बता सकते हैं आप में से? बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, लोग सड़क पे खुद क्यों नहीं निकल रहे? कोई बताएगा? अरे बोलो भाई, हैं जी? किसमें? मुकदमे उनके ऊपर होते नहीं रहते। कोई कहता है, कोई सुनने वाला नहीं है ना। असल कारण मैं बताता हूं, असल कारण ये है सबको एक जैसा बिजली का बिल आता है, तो लोग कहते हैं खाली मेरे को थोड़ी ज्यादा आ रहा है, पड़ोसी को भी तो ज्यादा आ रहा है जाके। तो इसमें चिंता की बात क्या? आपने देखा होगा आधी रात को अगर हम सो रहे हो और बिजली चली जाए तो बाप कहता है बेटे को, बेटा उठ देख हमारी बिजली गई है या सारे मोहल्ले की गई है जी। बेटा उठता है, खिड़की में से पर्दा उठाता है, कहता है पापा सारे मोहल्ले की गई है, सो जा, फिर कोई बात नहीं आगे, फिर सो जा। ऐसे ही हम कर रहे हैं। जाइए ना पार्कों के अंदर, सवेरे किसने आपको काम करने से रोका है? पार्कों में जाइए, लोगों को खड़ा करिए, बताइए बिजली और पानी के बारे में, अनाधिकृत कॉलोनी के बारे में, गांवों की सड़कों के बारे में, गैस का सिलेंडर के बारे में। गैस 120 रुपए किलो खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है? गरीब आदमी खरीद रहा है जाके, और जो ठीक आदमी है वो 35 रुपए किलो के अंदर पाइपलाइन से उसको गैस आ रही है। गरीब 120 खरीद रहा है क्योंकि उसके पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड इसलिए नहीं है कि सरकार मोहर लगाने को तैयार नहीं है, ये सरकार पैसों से वोटों को खरीदना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे। इसलिए दोनों हाथ खड़े करके जोर से चिल्ला के बोलना, और बोलना तब जब मन के अंदर, आत्मा के अंदर ये बात आए, ईमानदारी से बोलना है, क्योंकि बोलना ऐसा नहीं होता, बोलना मन से बोलना होता है। तो जोर से बोलिए, लड़ने को तैयार हो? अभी चिल्लाए नहीं हो, चिल्ला के बोलो, लड़ने को तैयार हो? यह है आपकी आवाज जिसको आप बंद करके बैठे हो। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं दिया जरूर हूं। तन से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं भी फोंकी और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं, लेकिन बुझा नहीं सकती। लौ को डिगा तो सकती हैं, बुझा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।